Assalamualaikum. वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 15 है और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 6 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, 4 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें से आज हम पहला पार्ट करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम एक पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट है, तो हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है, इसको किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, कैसे एक्ट करती हैं, कब एक्ट करती हैं और इसकी मज़ीद डिटेल्स। और थर्ड है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ये कॉन्सेप्ट शायद आपके लिए नया हो तो इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की क्लास की मास्टर स्लाइड जिसमें से टॉपिक 1, 2 और 3 आज के फर्स्ट पार्ट में इंक्लूडेड है। इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ स्टेशनरी बॉडीज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक्स। कोई भी ऐसी बॉडी जो इक्विलिब्रियम में है और स्टेशनरी है उसकी स्टडी को स्टैटिक्स कहा जाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में ही चैप्टर है, हम आगे पढ़ेंगे। स्टेशनरी, इधर वर्ड है स्टेशनरी का। स्टेशनरी बॉडी मतलब रुकी हुई बॉडी, थमी हुई बॉडी। स्टेशनरी कहते हैं किसी भी साकिन चीज को, रुकी हुई चीज को। खैर, तो स्टडी ऑफ स्टेशनरी बॉडीज जो इक्विलिब्रियम में हो उसको कहा जाता है स्टैटिक्स। अब एक बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है? 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, अगर एक चीज बिल्कुल रुकी हुई है, अगर मैं बिल्कुल स्टिल खड़ा हूं, मैं रेस्ट पे हूं, तो मैं इक्विलिब्रियम में हूं। ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में डिस्कस किया, पढ़ा कि द स्टडी ऑफ स्टेशनरी बॉडीज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक्स। उसी वर्ड से निकला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के वर्ड से निकला है स्टैटिक्स। सेकेंड कंडीशन है मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, सेम स्पीड से स्ट्रेट लाइन में बगैर किसी एंगल के, बगैर किसी डायरेक्शन चेंज किए सीध में चले, तो वो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठे हैं और एक सीध में, एक स्ट्रेट लाइन में आप कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो वो गाड़ी इक्विलिब्रियम में होगी। और उस तरह के इक्विलिब्रियम को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और थर्ड स्टेट है रोटेशन। जब भी कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रही होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। हमने पढ़ी कि किन स्टेट्स में, किस कंडीशंस में एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल मतलब दो ऐसी लाइंस, अगर हम लाइंस को देखें, एक पैरेलल लाइंस इमेजिन करें। एक मैथ्स का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फर्ज करें ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइंस हैं। इन लाइंस को आप जितना भी एक्सटेंड कर दें, इन्फिनिटी तक ले जाएं, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है वहां तक ले जाएं, तब भी ये लाइंस कभी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे से मर्ज नहीं होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं आपस में। लेकिन अगर आप इन 2 लाइंस को एक्सटेंड करें, उधर नहीं पीछे एक्सटेंड कर दें, तो ये एक दूसरे से मिलेंगी। इन दोनों लाइंस को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये एक दूसरे से मिलेंगी। लेकिन ये लाइंस, इनको आप जितना भी एक्सटेंड करें, आगे के पीछे कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ये कहलाती हैं पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में होती हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में होती हैं। हाँ, उनकी पोजीशन थोड़ी सी आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है, मगर उनका एंगल जो है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से वो सेम होता है। और एक और निशानी ये भी है कि दोनों पैरेलल लाइंस को अगर आप ऐसे सीधी लाइन से इंटरसेक्ट कराएंगे तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये होती हैं पैरेलल लाइंस। बात हो रही है पैरेलल फोर्सेस की, मतलब 2 ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट करें, मतलब वो ऐसी डायरेक्शन में एक्ट करें कि वो डायरेक्शंस में अगर एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाए तो वो लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी। फोर्सेस आर पैरेलल। अब ये तो एक बहुत ही लेमैन डेफिनेशन थी, एक ऐसी डेफिनेशन थी जिससे आपको सुन के समझ में आ जाए। पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है? द फोर्सेस, कोई भी 2 फोर्सेस, एक पेयर ऑफ फोर्सेस या 2 फोर्सेस तभी पैरेलल होंगी इफ
दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी, जब वो एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो. द डायरेक्शंस आर पैरेलल, जैसे कि मैंने आपको बताया पैरेलल डायरेक्शन में हो मतलब सेम डायरेक्शन में हो मगर एक दूसरे से दूर हो. प्लस दे कैन बी या तो सेम या फिर ऑपोजिट, मतलब वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती हैं. डायरेक्शन ज्यादा मैटर नहीं करती, उनका पैरेलल होना मैटर करता है. अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो उन्हें हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी मतलब एक यूं जा रही होगी और एक यूं जा रही होगी तो हम उनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे. रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस, अगर हमारे पास दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा. फर्ज करें ये आपका एक फिगर है, फिगर 6.1. इसके ऊपर एक ही बॉडी पे पैरेलल डायरेक्शंस में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 और F2. द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, अगर हम रिजल्टेंट को R से डिनोट करें तो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी R इज इक्वल टू F1 प्लस F2. ये रूल है, ये लॉ है कि जब भी दो पैरेलल फोर्सेस लाइक होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक फोर्स प्लस द सेकंड फोर्स होगा, दोनों फोर्सेस का सम होगा. द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस द सम ऑफ द टू फोर्सेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज द सेम एज द फोर्सेस. क्योंकि वो दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी, तो जो उनकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, जो उन दोनों फोर्सेस के कंबाइन होने के बाद एक रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा, उसका जो इफेक्ट होगा, उसका मैग्नीट्यूड यानी जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उस अमाउंट ऑफ फोर्स की, वो इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम होगा और डायरेक्शन भी इन्हीं फोर्सेस की होगी क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है. अब चलते हैं रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. जब भी हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का पेयर होगा, पेयर मतलब जोड़ी, दो को पेयर कहा जाता है, तो जब भी हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का पेयर होगा तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा. फिगर 6.2 अगर आप देखें तो एक ही बॉडी पे, जैसी हमारी लास्ट फिगर थी उसी तरह की बॉडी है, मगर अब एक एंड पे जो है वो F1 अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरे एंड पे पॉइंट B पे F2 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. अब क्या करेंगे, द रिजल्टेंट विल बी F1 minus F2 if F1 is greater than F2 और F2 minus F1 if F2 is greater than F1. इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें, आसान लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इन दोनों फोर्सेस में से जो बड़ी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जो अमाउंट में बड़ी होगी, उसमें से हम दूसरी वाली फोर्स को माइनस करा देंगे. जो रिजल्ट आएगा वो आपकी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा. और डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों फोर्सेस में से जो बड़ी फोर्स थी, जो ग्रेटर फोर्स थी, वो उसी फोर्स की डायरेक्शन आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी. इसको आप अगर इमेजिन करें मैं ऐसे खड़ा हूं और मुझे इन दोनों साइड से दो लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं. एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है. इस साइड वाला आदमी बहुत ही भारी है, बॉडी बिल्डर है, वो मुझे ज्यादा जान से खींच रहा है. इस साइड वाला आदमी ठीक है लेकिन उसमें इससे कम जान है. अब जब ये दोनों लोग मुझे ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींच रहे हैं, आप इमेजिन करें मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा क्योंकि इस तरफ वाले आदमी ने जो फोर्स मुझ पर अप्लाई करी है वो ज्यादा है. तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों का डिफरेंस होगा. हालांकि ये मुझे खींच रहा है लेकिन ये भी मुझे खींच रहा है, तो जितनी फोर्स ये लगा रहा था उसका कुछ पार्ट जो ये फोर्स लगा रहा था वो उसको कैंसिल आउट कर देगा, मगर क्योंकि ये ज्यादा है मैं इस डायरेक्शन में खींचा चला जाऊंगा. नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकते, मगर एक फिक्स्ड लाइन या एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द, एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर सकते हैं. जैसे कि आपका दरवाजा, एक डोर जो होता है वो यहां से उठ के कहीं जा नहीं सकता, लेकिन ये जो इसके हिंजेस हैं, जिसे कब्जा कहा जाता है उर्दू में, जिस दीवार पे वो कब्जे लगे होते हैं, जहां वो कब्जों के साथ जुड़ा हुआ होता है, उस जगह से फिक्स्ड होता है और उस जगह के इर्द गिर्द रोटेट करता है. अब आप बोलेंगे दरवाजा रोटेट तो करता नहीं है, अगर पीछे की दीवार हटा दे तो पूरा घूम जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में अपनी जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकता, मगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट. जब भी मैं ये बोलूं कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब होगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट या एक फिक्स्ड लाइन के इर्द गिर्द. तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल
व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन अ डोर, जब भी आप दरवाजे पे फोर्स अप्लाई करते हैं दरवाजा खुलता है या बंद होता है, मतलब रोटेट करता है एक तरह से। अब इफ अ बॉडी रोटेट्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, मतलब जब भी आप किसी एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो उसका वो जो घूमना होगा, वो जो फोर्स लगाने के बाद उसका उस फोर्स की डायरेक्शन में जाने के बजाय रोटेट करना, घूम जाना, इस चीज को कहा जाता है टर्निंग इफेक्ट। ये इफेक्ट ना, एक असर आ रहा है उसके ऊपर, मैं उसको खींच रहा हूं मगर वो इस फोर्स की डायरेक्शन में नहीं खींच रहा, वो रोटेट कर रहा है। तो उसके इस रोटेट होने को, इस असर को, इस इफेक्ट को कहा जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स या फिर टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, एक और बहुत जरूरी टर्म है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। आपकी जो फोर्स है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में लगती है, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड या एक सर्टेन एंगल पे, किसी भी एंगल पे, तो उस फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, उसी डायरेक्शन की सीध में अगर आप एक इमेजिनरी लाइन रख दें, एक लाइन इमेजिन करें, उस लाइन को कहा जाएगा द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। यानी उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिस लाइन की सीध में वो फोर्स अफेक्ट कर रही है या फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है जो रोटेट करता है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, उसका जो रोटेशन होगा, उसकी जो रोटेशन होगी वो डिपेंड करेगी आपकी अप्लाइड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे। यानी जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा इसका रोटेशन का एंगल या डायरेक्शन। आप खुद सोचें, अगर आप एक दरवाजे को अपनी तरफ खींचते हैं तो आपकी फोर्स लगती है इस तरफ, मगर वो दरवाजा आपकी तरफ ही रोटेट कर जाता है। और अगर आप उसको पुश करते हैं तो फोर्स होती है आगे की तरफ, मगर वो दरवाजा उसी की तरफ जाते हुए रोटेट कर जाता है। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दूंगा। अब आप ये एक बॉडी इमेजिन करें, ये जो बॉडी है ये एक जगह पे अपने सेंटर से फिक्स हुई है, मतलब जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट, जिसके इर्द गिर्द ये रोटेट करेगी, वो इसका सेंटर है। अब इस पे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर मैं पॉइंट ए पे एक फोर्स एफ अप्लाई करूं तो जाहिर है ये ऑब्जेक्ट इस तरफ को घूम जाएगा, यानी इस एरो की डायरेक्शन में घूम जाएगा। और अगर मैं उतनी ही फोर्स एफ पॉइंट बी पे अप्लाई करूं तो ये बॉडी जो है वो इस तरफ को रोटेट कर देगी, यानी इस एरो की डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। लेकिन अब डायरेक्शन कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, क्योंकि जो मेरा राइट है वो मेरे सामने खड़े आदमी का लेफ्ट होगा, जो मेरा फॉरवर्ड है वो मेरे सामने खड़े आदमी का बैकवर्ड होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो कन्वेंशनल डायरेक्शंस, यानी दो फिक्स्ड डायरेक्शंस रख लिए हैं कि सब चीजें इसके हिसाब से हम करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होती है जो एक घड़ी की चलने की डायरेक्शन होती है। मतलब अगर आप एक घड़ी इमेजिन करें जिसमें 12 के बाद 1, 2, 3 जिस डायरेक्शन में बचने हैं, अगर कोई चीज उसी डायरेक्शन में रोटेट करे उसको कहा जाता है क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर कोई चीज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे, मतलब जिस डायरेक्शन में 12 के बाद 11 या 10, 9 उल्टी, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में अगर कोई चीज रोटेट करे तो हम कहेंगे कि ये चीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब आप देखें, अगर इस बॉडी के ऊपर पॉइंट ए पे मैं फोर्स अप्लाई करूं तो ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, और अगर इस बॉडी के ऊपर मैं पॉइंट बी पे वही फोर्स अप्लाई करूं तो ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अब आप इमेजिन करें एक व्हील, वैसे तो शायद ये गाड़ी का व्हील है, मगर हम इसको इमेजिन करते हैं कि एक स्टीयरिंग व्हील है। इसके सेंटर में ओ पे जो एक बड़ा सा डॉट है, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है जहां पे हॉर्न लगा होता है व्हील का। ये वो जगह है जहां से ये व्हील जो है वो गाड़ी के साथ अटैच हुआ हुआ है, और ये रोटेट इसी पॉइंट के इर्द गिर्द करेगा। अब फोर्स एफ इज परपेंडिकुलर टू द स्पोक। स्पोक क्या है? पॉइंट ओ, ये जो बड़ा सा डॉट है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि स्पोक से, यानी पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होती है मैंने प्रोबेबली पहले भी बताया होगा, मगर फिर भी एक दफा वापस बताऊं। परपेंडिकुलर वो चीजें होती हैं जो एक दूसरे से मीट करें एट 90 डिग्री। ये मेरे दो हाथ हैं, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हाथ एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। अब स्पोक है ओ पे, और आपके पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो परपेंडिकुलर है स्पोक से। मतलब अगर आप फोर्स एफ पॉइंट ए या बी पे अप्लाई करें जो कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, जो डायरेक्शन है, उससे परपेंडिकुलर होगा, तो आपका व्हील जो है वो इजीली घूम जाएगा। अब अगर आपकी फोर्स एफ
पॉइंट ए पे अप्लाई हुई हो तो व्हील आसानी से घूम जाएगा, और उतनी ही फोर्स अगर पॉइंट बी पे अप्लाई हुई हो तो शायद आपके व्हील को घूमने में थोड़ी सी मुश्किल हो, थोड़ी मुश्किल से घूमे। इसको बेहतर आप इमेजिन कर सकते हैं एक दरवाजे के एग्जाम्पल से। आपके रूम का दरवाजा है, उसको अगर आप हैंडल से पकड़ के, यानी उस पॉइंट से पकड़ के जो उसके हिंजेस से, उसके कब्जों से बिल्कुल सबसे ज्यादा दूर है, उस पॉइंट से पकड़ के खोलेंगे या बंद करेंगे तो बहुत आसानी से वो बंद या खुल जाएगा। मगर आप उसी दरवाजे पे उतनी ही फोर्स उसके हिंजेस के पास, उसके कब्जों के पास लगाएंगे तो उसको खुलने या बंद होने में बहुत मुश्किल होगी, और हो सकता है ज्यादा जान भी लगानी पड़े, ज्यादा फोर्स लगानी पड़े। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अच्छा, उस लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन से पहले एक और चीज, इस व्हील के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, बी और सी। अगर हम ए पे फोर्स लगाएंगे तो आसानी से घूम जाएगा, बी पे लगाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल से घूमेगा, मगर अगर सी पे हम फोर्स लगाएंगे तो नहीं घूमेगा। आप खुद सोचें, अगर आप एक स्टीयरिंग व्हील को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो घूमेगा नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फोर्स जहां पे लग रही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है इस पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ रोटेशन से, यानी पॉइंट ऑफ रोटेशन से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम चीजें, यानी वो फिक्स पॉइंट जिसके इर्द गिर्द बॉडी घूम रही है। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपके उस फिक्स्ड पॉइंट से, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो वो बॉडी कभी भी रोटेट नहीं करेगी। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क। ये वही बात के दूर फोर्स लगाने पे आसानी से क्यों घूम रहा था और करीब फोर्स लगाने से मुश्किल से क्यों घूम रहा था। टॉर्क को 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, 2 ऐसी चीजें जिनकी वजह से टॉर्क के अंदर कमी या ज्यादती होती है। पहला है मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। मोमेंट आर्म क्या होता है? अब आप देखें, पॉइंट ए और पॉइंट बी इधर है, स्पोक से यानी कि इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से या फिक्स्ड पॉइंट से ओ तक का एक सर्टेन डिस्टेंस है, और फोर्स एफ जो है वो यहां से ऊपर की तरफ लग रही है। मतलब अगर इसके डायरेक्शन को एक लाइन ऑफ एक्शन दे दें, एक इमेजिनरी लाइन दे दें, तो ये डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल है, और जो एफ है, फोर्स है, वो वर्टिकल है, यानी ऊपर की तरफ है। तो फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो परपेंडिकुलर है टू व्हाट, टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फिक्स पॉइंट या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जब भी आपकी फोर्स अप्लाई होगी और बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आएगा तो इसके लिए लाजिम है कि आपकी फोर्स एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे और एक डिस्टेंस पे हो फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट या फिर फिक्स्ड पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन। मतलब आपका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, जो फिक्स पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है आपके लाइन ऑफ एक्शन से, वो जितना ज्यादा होगा आपका टर्निंग इफेक्ट, आपका टॉर्क उतना ज्यादा होगा। और सेंटर ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कम होगा तो आपका टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क जो है वो कम होगा। आप खुद सोचें, आपका जो दरवाजा होता है उसका जो फिक्स पॉइंट है, उसके हिंजेस हैं, उसके कब्जे हैं, वहां से आप जितना दूर हाथ ले जाके फोर्स लगाएंगे उतनी आसानी से दरवाजा खुलेगा या बंद होगा, और जितना आप अपना हाथ उसके फिक्स पॉइंट के करीब ले जाएंगे उतनी ही मुश्किल होगी आपको दरवाजा खोलने या बंद करने में। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स, और जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होता है उतना ही ज्यादा भी टर्निंग इफेक्ट होता है। जितना कम मोमेंट आर्म होता है, जितना छोटा मोमेंट आर्म होता है, उतना ही कम टर्निंग इफेक्ट या फिर टॉर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी अमाउंट ऑफ फोर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स। जो आप फोर्स उस पर लगा रहे हैं वो जितनी ज्यादा होगी, गिवन दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर एक ही गिवन डिस्टेंस पे, एक ही पॉइंट पे अगर आप 2 फोर्सेस लगा रहे हैं जिसमें से एक जो है वो दूसरे से ज्यादा है, तो जो फोर्स ज्यादा होगी उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। बहुत ही कॉमन सी बात है, अगर आप दरवाजे को ज्यादा जान लगा के बंद करेंगे और फिर वापस से उसी पॉइंट पे मगर कम जान लगा के बंद करेंगे तो उस दरवाजे में जो टर्निंग इफेक्ट होगा, जो टॉर्क होगा, वो ज्यादा और कम होगा। अच्छा, अब है कैलकुलेटिंग टॉर्क। टॉर्क हमें समझ में आ गया, टॉर्क क्या होता है, कैसे लगता है, क्या चीजें होती हैं, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ये हमें समझ में आ गया कि मोमेंट आर्म जो होता है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो और फोर्स का प्रोडक्ट टॉर्क कहलाता है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स या टॉर्क को यानी टर्निंग इफेक्ट को हम इस टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हालांकि टी नहीं है, ये टाओ
इसको कहा जाता है और ये एक थोड़ा सा टेढ़ा टी होता है. टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, वेयर एफ इज इक्वल टू फोर्स, डी इज द मोमेंट आर्म एंड टाउ इज द टॉर्क. द एसआई यूनिट ऑफ टाउ या फिर मोमेंट या टॉर्क इज न्यूटन मीटर. जाहिर है जब एक क्वांटिटी है जिसके अंदर फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर. दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपका ऐसा यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर. अच्छा, अब है डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस. जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा. हमारे पास एक कन्वेंशन है, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था. कन्वेंशन मतलब हमने एक फिक्स कर लिया कि भाई इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव कहेंगे और इसी चीज को नेगेटिव कहेंगे ताकि कम्युनिकेशन में आसानी हो. हमारे पास जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव है. मतलब अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. एक एग्जांपल भी करते हैं. कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन द बीम अरेंज. ये एक बीम है, ये इसका फिक्स पॉइंट ये है, यहां से जुड़ी हुई है. 5 मीटर की बीम है और इसके बिल्कुल एज पे, बिल्कुल कॉर्नर पे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसका टॉर्क और डायरेक्शन निकालनी है. बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है. मोमेंट आर्म हमारे पास है d 5 मीटर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 10 न्यूटन, टाउ इज इक्वल टू f इंटू डी. लेकिन द टॉर्क इज नेगेटिव बिकॉज द रोटेशन इज क्लॉकवाइज. अगर आप गौर करें तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स थी और उसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट होगा, जो टॉर्क होगा वो नीचे की तरफ होगा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे कन्वेंशन के मुताबिक नेगेटिव होती है, इसलिए हम फोर्स को लिखेंगे -10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 5, तो आंसर आ जाता है -50 न्यूटन मीटर. एक चीज इसमें आप समझ लें कि जो नेगेटिव है ये नहीं बता रही कि इसमें -50 का टॉर्क है. नेगेटिव का साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है और 50 आपको उस टॉर्क का या टर्निंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड दे रहा है. ये थी हमारी क्लास नंबर 15. थैंक यू.